तो आज हम भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही बुनियादी हिस्सों पर एक नज़र डालते हैं। ये एक तो प्रस्तावना का टेक्स्ट है ही, और साथ में ये भी कि समय के साथ इसको कैसे समझा गया। जैसे आपने कहा वो बेरुबारी यूनियन केस था 1960 का, फिर केशवानंद भारती केस 1973, और हाँ 1976 का जो 42वां संशोधन था उसने क्या बदला, और साथ ही भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, उन पर भी बात करेंगे। खासकर अनुच्छेद 17, 19, 24 और 32 ये काफी अहम है। हाँ, तो इरादा यही है कि इन स्रोतों के आधार पर हम प्रस्तावना के जो आदर्श हैं और मौलिक अधिकारों की जो गारंटी है उसको थोड़ा और करीब से समझें। तो शुरुआत प्रस्तावना से ही करते हैं। इसे अक्सर संविधान की कुंजी या आत्मा भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज तो यही बताते हैं कि शुरू में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा कहा गया था। हाँ, और सबसे पहली सबसे जरूरी बात जो प्रस्तावना साफ करती है वो ये कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है। वो है हम भारत के लोग, मतलब अथॉरिटी हमसे, जनता से आती है। और इसका लक्ष्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, फिर स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, और समानता, स्टेटस की और अवसर की, और इन सब के साथ बंधुत्व यानी फ्रैटर्निटी, जिससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी मजबूत हो। अच्छा, आपने 1976 के 42वें संशोधन का जिक्र किया था। हाँ। स्रोतों में भी है ये। इसने क्या जोड़ा था प्रस्तावना में? हाँ, वो महत्वपूर्ण था। उस संशोधन ने 3 शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन इसकी जो कानूनी यात्रा है ना प्रस्तावना की, वो भी बड़ी दिलचस्प है। जैसे 1960 का जो बेरुबारी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये नजरिया तो बदला फिर रहे ना। केशवानंद भारती केस का भी जिक्र है इन दस्तावेजों में। जी हाँ, बिल्कुल बदला। 1973 में वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पिछला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रेटेड पार्ट है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सीधे तौर पर अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, मतलब नॉन जस्टिशिएबल है। आप सिर्फ प्रस्तावना के दम पर केस नहीं लड़ सकते, लेकिन संविधान की व्याख्या करने में, उसे समझने में ये एक गाइड की तरह है, बहुत महत्वपूर्ण। और इसी केस में वो मूल ढांचे वाली बात भी आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बिल्कुल। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी केस की देन है। ये क्या है, अगर संक्षेप में बताएं? देखिए, मूल ढांचा मतलब संविधान की वो बुनियादी चीजें, वो विशेषताएं जिन्हें संसद भी संशोधन करके बदल नहीं सकते। ये सिद्धांत इसीलिए लाया गया ताकि संविधान की जो मूल आत्मा है, जो उसकी पहचान है, उसको बदला ना जा सके, उसे सुरक्षित रखा जा सके। समझ गए। तो मतलब प्रस्तावना एक तरह से संविधान का दर्शन हो गया, उसकी फिलॉसफी। सही कहा। तो फिर इन ऊंचे आदर्शों को, मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इनको असलियत में कैसे बदला जाता है, जमीन पर कैसे उतारा जाता है? शायद यहीं पर मौलिक अधिकारों की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा, एकदम सही। संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, वो इन्हीं आदर्शों को कानूनी गारंटी देता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये नागरिकों को मिलते हैं राज्य की मनमानी के खिलाफ। एक तरह से सुरक्षा कवच है ये। और मोटे तौर पर देखें तो कई तरह के अधिकार हैं इसमें। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और हाँ, एक बहुत खास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे स्रोतों में कुछ खास अधिकारों पर जोर दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 17, 19 और 24। इनके बारे में थोड़ा बताएं। जी, अनुच्छेद 17 तो सीधा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करता है पूरी तरह से। उसका किसी भी रूप में पालन करना अपराध है। फिर है अनुच्छेद 19, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नागरिकों को कई तरह की आजादियां देता है। जैसे बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की, शांति से इकट्ठा होने की, सभा करने की, संगठन या संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की, और कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने की आजादी। हाँ, लेकिन इन पर कुछ रोक भी लग सकती हैं। बिल्कुल, ये आजादियां असीमित नहीं है। समाज के हित में, देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिन्हें कहते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 24 बच्चों के लिए है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी ऐसे खतरनाक काम में लगाने से रोकता है।
बाल मजदूरी के खिलाफ है ये। और फिर आता है अनुच्छेद 32, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बड़ी बात कही थी, संविधान का हृदय और आत्मा। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए, इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 ही वो असली गारंटी है जो बाकी सारे मौलिक अधिकारों को मतलब देती है, उन्हें लागू करवाती है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, उसे छीना जाता है, तो वो इस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे। अच्छा। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वो इन अधिकारों को लागू करवाएं। इसके लिए कोर्ट विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस है, किसी को गलत तरीके से हिरासत में रखा है तो कोर्ट उसे पेश करने का आदेश दे सकता है। या परमादेश है, किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देना। ऐसी कई रिट्स हैं। तो ये अनुच्छेद 32 ही है जो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का रक्षक, उनका प्रहरी बनाता है। तो मतलब जो बड़े बड़े वादे प्रस्तावना में किए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, उन्हें हकीकत बनाते हैं और अनुच्छेद 32 उनकी रक्षा करता है। बिल्कुल सही समझा आपने। प्रस्तावना दिशा दिखाती है, आदर्श बताती है। मौलिक अधिकार उन आदर्शों को नागरिकों के लिए ठोस कानूनी हक बनाते हैं और अनुच्छेद 32 उस हक की गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये तस्वीर उभरती है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए एक ठोस कवच है और अनुच्छेद 32 उस कवच को मजबूती देता है, उसे असलियत बनाता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है कि इस संविधान की ये जो बुनियादी सिद्धांत हैं, प्रस्तावना के आदर्श, मौलिक अधिकार, ये आज भी हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारे आपसी संवाद को कैसे शक्ल दे रहे हैं। और समय के साथ इनकी जो व्याख्या है, इनका जो मतलब है, वो कैसे बदलता रहता है, कैसे विकसित होता रहता है, ये भी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।